अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। थैंक यू वेरी मच। आप लोग ने जो मुझे कमेंट्स किए हैं बहुत खुशी होती है मुझे पढ़ के। तो प्लीज़ आइंदा भी आप उनको अपने कमेंट्स मुझे बताती रहिए, लिख लिख के आप मुझे बताते रहें तो मुझे हौसला होगा, मैं आगे भी करती रहूँगी। तो आज मैंने आपके लिए जो केस चूज़ किया है वो मुझे एक मेरे कुलीग हैं, उन्होंने मुझे मशवरा दिया था कि पता नहीं जो रेजिडेंट्स या स्टूडेंट्स जो हैं ना उनको बिल्कुल सीपी के बारे में सही मालूमात है ही नहीं, तो आप प्लीज़ उसके ऊपर कर दें, यानी कि कंप्लीट पिक्चर ऑफ ब्लड जो होती है ना उसके ऊपर। तो मैंने फिर एक मेरे पास अभी कोई 1.5 महीने पहले एक केस आया था क्लिनिक यानी कि ज़ुबैदा मेडिकल सेंटर में, तो वो मैंने आपके लिए फिर लिखा है, तो आप देखें उससे आपको कुछ हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो वो हम देख लेते क्या केस है। A 21-year-old female university student presented with extreme weakness, lethargy, breathlessness on exertion since 6 months, but all the complaints exaggerated since 2 weeks. She was single with no comorbid. Her menstrual history was also normal. On examinations, she was pale, looking very weak on general outlook. Her temperature was 98.6, blood pressure was 120 by 80 millimeter of mercury and pulse 100 per minute. Her thyroid was not enlarged, no lymphadenopathy or any other significant findings on general physical examination. There was no tenderness in abdomen without any viscomegaly. Her central nervous system exam was also normal. Her lab investigation show hemoglobin 6.7 gram per deciliter, MCV 103.9 femtoliters with normal WBCs and platelets count. ठीक है, तो ये मेरे पास ये यंग फीमेल आई थी, बहुत ज़्यादा उसको वीकनेस हो रही थी, लेथर्जी चल रही थी, तो सांस फूल रहा था। 6 मंथ से वो गई थी है तकरीबन, और अब 2 हफ्ते से तो चला भी नहीं जा रहा था उससे, इतनी ज़्यादा उसे कमज़ोरी हो रही थी। और एग्जामिनेशन में ज़ाहिर है बहुत ही पेल थी, बहुत वीक, और जनरल आउटलुक उसकी लग रहा था कि बहुत ही तबीयत उसकी ख़राब है। टेम्परेचर भी सही था, ब्लड प्रेशर भी सही था, पल्स जो है वो टैकीकार्डिया था यानी 100 पर मिनट थी, थायराइड भी एनलार्ज नहीं था, कोई लिम्फेडेनोपैथी नहीं थी, सारा फिजिकल एग्जामिनेशन CNS ये सब कुछ नॉर्मल था। ठीक है, हीमोग्लोबिन जब मैं CP कराया ना तो हीमोग्लोबिन देखें उसका क्या है, 6.7 ग्राम पर डेसीलीटर। MCV जो है वो 103.9 तकरीबन 104 ही हुआ है, और WBC और प्लेटलेट काउंट ठीक थे। ठीक है, अब मैं ये आपसे पूछ रही हूँ कि व्हाट इज़ योर डायग्नोसिस। अब डायग्नोसिस के लिए आप क्या साफ नज़र आ रहा है, डायग्नोसिस क्या है। व्हाट फर्दर इन्वेस्टिगेशंस यू विल ऑर्डर टू रीच द etiology ऑफ द डिजीज़। असल चीज़ तो ये डायग्नोस कर लिया, अब वजह भी तो पता करें ना किस लिए हो रहा है उसको। व्हाट फर्दर क्वेश्चंस यू विल आस्क इन हर हिस्ट्री। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। जब आपने ये CP कराई, जब देख लिया आपने, तो आपको जब तक उसका बैकग्राउंड नहीं पता होगा आप हिस्ट्री क्या पूछेंगे उससे। हाउ विल यू मैनेज दिस केस। ठीक है, तो एक एक करके देख लेते हैं। डायग्नोसिस तो जाहिर है आपको लग गया कि एनीमिया है उसको ना, बहुत ही सिवियर किस्म का एनीमिया। SG has pallor, tachycardia without having fever. Her hemoglobin is markedly low. Her complaint of weakness, lethargy and breathlessness are all due to anemia. Types of anemia according to morphology of RBC is a macrocytic of megaloblastic anemia. अब जब आप CP देखें तो सिर्फ हीमोग्लोबिन देख के डॉक्टर्स को होता है ओ भाई एनीमिया है, फौरन आयरन देना शुरू कर दिया। क्या बेवकूफ़ी की बात है। ये मैं आपसे ये कह रही हूँ कि जो MBBS के स्टूडेंट्स भी हैं ना, BDS के भी जो स्टूडेंट्स हैं वो भी सुने, क्योंकि MBBS कर लेने का मतलब है ये आपको आना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। मैं देखती हूँ अल्लाह आयरन बगैर किसी आयरन स्टडीज़ क्या आप दे देंगे, और आयरन स्टडीज़ भी आप गलत तरीके से कराएंगे क्या। आप पहले उसकी बाकी उसके इंडाइसिस तो देखिए, सेल के वो क्या बता रहे हैं आपको। ठीक है, तो अब इसका MCV जो है ना, यानी मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम या मीन सेल वॉल्यूम, ठीक है, वो आपको नॉर्मल तो पता होना चाहिए ना, कितना होता है 80 to 99 फेम्टोलीटर्स।
मुख्तलिफ जो लेबॉर्ट्री है ना, अगर वो उनकी अपनी रेंज दी हुई होती है ना थोड़ी, तो एक आध इससे कम ज़्यादा हो सकता है, तो आप उस रेंज में देख के आप देख सकते हैं। नॉर्मल भी तो लिखा हुआ होता है ना, लेकिन अगर आपको पता ही नहीं है क्या नॉर्मोस्टिक, क्या माइक्रोस्टिक, क्या मैक्रोस्टिक, तो आप क्या करेंगे? आप गलत चीज़ें उसको लिख के देंगे क्या? अब टाइप ऑफ एनीमिया अकॉर्डिंग टू मॉर्फोलॉजी ऑफ आरबीसी इज अ मैक्रोसिटिक मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, यानी मैक्रोसिटिक या मेगालोब्लास्टिक आप कह सकते हैं ना, क्योंकि इसका एमसीवी बढ़ा हुआ है। अब हमें ये देखना है कि ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी ऑफ रेड ब्लड सेल्स वी क्लासिफाई एनीमिया इनटू 3 टाइप्स। तो नॉर्मल एमसीवी जब हमको पता नहीं है तो हम उसे कैसे क्लासिफाई करेंगे? तो नॉर्मल एमसीवी जो है 80 to 99 फेम्टोलीटर्स होता है। अब इसकी बेसिस पे अगर आप सीपी देखें तो जो एनीमिया है उसको हम डिवाइड कर देते हैं 3 में। एक है माइक्रोसिटिक एनीमिया, यानी जिसका एमसीवी लेस देन 80 हो, 80 से शुरू हो रहा है, लेस देन 80 को आप माइक्रोसिटिक कहेंगे, ठीक है। मैक्रोसिटिक या मेगालोब्लास्टिक इसे कहेंगे जो 99 यानी इसकी जो अपर रेंज है आगे की 99 से अगर ज़्यादा आ रहा है एमसीवी तो वो मैक्रोसिटिक एनीमिया होगा, ठीक है। जो एनीमिया अगर है उसको 8 हीमोग्लोबिन आ गई फर्ज करें और उसका जो एमसीवी है नॉर्मल है, यानी 80 to 90 की रेंज में आ रहा है, तो आपने उसे कहना है नॉर्मोसिटिक एनीमिया। अब हर माइक्रोसिटिक, मैक्रोसिटिक, नॉर्मोसिटिक एनीमिया की अलग अलग कॉजेज हैं, ठीक है। तो अब हमने उनके मुताबिक टेस्ट कराना है ना जो पेशेंट हमारे पास आया, ठीक है। तो मैक्रोसिटिक एनीमिया की अब कॉजेज आनी चाहिए। अभी मैं सिर्फ मैक्रोसिटिक मेगालोब्लास्टिक एनीमिया ही आपसे डिस्कस करूंगी, नेक्स्ट हम रख लेंगे अगर माइक्रोसिटिक या नॉर्मोसिटिक एनीमिया की कॉजेज, ठीक है। तो आज हम मैक्रोसिटिक मेगालोब्लास्टिक एनीमिया देख लेते हैं जो इस पेशेंट को था। फर्दर इन्वेस्टिगेशन अब मैं पूछ रही हूँ आपसे, आप क्या करेंगे? तो जाहिर है मैक्रोसिटिक एनीमिया की कॉजेज क्या होती हैं? एक होता है विटामिन B12 डेफिशिएंसी, दूसरा होता है फॉलेट डेफिशिएंसी या फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी, और तीसरा होता है इंट्रिंसिक फैक्टर डेफिशिएंसी। अब इंट्रिंसिक फैक्टर जो है ना, हम कोई ब्लड में तो नहीं करा सकते ना, तो हम इस पेशेंट को क्या लिख के देंगे? सीरम विटामिन B12 और फॉलिक एसिड लेवल, ठीक है। और फिर उसके बाद जब आपने लिख के दिया, 3-4 दिन तो लगेंगे ना उसको आने में, तो उससे पहले आप ट्रीटमेंट दोनों चीज़ों से आप स्टार्ट कर सकते हैं, और जब रिपोर्ट आए जो भी आपकी डायग्नोसिस बनेगी फिर दूसरे को आप बंद कर दें और एक जो भी डायग्नोसिस है वही आप देंगे ट्रीटमेंट, ठीक है। सैंपल लेकिन आपने भेज देना है पहले। As the causes of macrocytic anemia are vitamin B12 deficiency, folic acid deficiency, intrinsic factor deficiency, ठीक है। तो अब इनको और तफसील से देख लेते हैं कि क्या कॉजेज होती हैं मेगालोब्लास्टिक या मैक्रोसिटिक एनीमिया की। नंबर 1 कोबैल्मिन, जिसे जो विटामिन B12 है, डेफिशिएंसी और एबनॉर्मेलिटीज ऑफ कोबैल्मिन मेटाबॉलिज्म, ठीक है। नंबर 2 फॉलेट डेफिशिएंसी और एबनॉर्मेलिटीज ऑफ फॉलेट मेटाबॉलिज्म। नंबर 3 थेरेपी विद एंटी फॉलेट ड्रग्स, क्या पता कोई ऐसी ड्रग ले रही हो वो मीथोट्रेक्सेट, पायरीमीथामीन, ट्राइमिथोप्रिम, ये सब फॉलेट एंटागोनिस्ट हैं। इनमें फिर फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी हो सकती है, तो फिर आपको मैक्रोसिटिक एनीमिया मिल जाएगा। इंडिपेंडेंट ऑफ फाइदर कोबैल्मिन और फॉलेट डेफिशिएंसी एंड रिफ्रैक्टरी टू कोबैल्मिन और फॉलेट थेरेपी। अब देखें आ गया मैक्रोसिटिक एनीमिया, और जो है ना उसको जो है वो विटामिन B12 डिफिशियंसी आई ना वो आया, ठीक है, और आपने दिया भी तो उससे रिफ्रैक्टरी था वो, तो इसका मतलब है कुछ और फैक्टर्स भी जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट ऑफ विटामिन B12 और फॉलिक एसिड होते हैं, ये भी आप याद रखें। नंबर 5 सम कॉजेज ऑफ एक्यूट माइलोइड ल्यूकीमिया एंड माइलोडिस्प्लेसिया, इसमें भी आपको मिल सकता है। नंबर 6 थेरेपी विद ड्रग्स इंटरफियरिंग विद सिंथेसिस ऑफ DNA, साइटोसिन, एराबिनोसॉइड, हाइड्रोक्सीयूरिया, 6-mercaptopurine, एजिडोथाइमिडीन, ठीक है। ये सारी ड्रग्स जो है ना वो DNA सिंथेसिस में डिस्टर्बेंस करती हैं। अब इंट्रिंसिक फैक्टर आना चाहिए, तो मेरे फर्स्ट ईयर के BDS स्टूडेंट्स को आता है, पता है। मैं तो शुरू से पढ़ाना शुरू कर देती हूँ, क्योंकि गाइडन जो फिजियोलॉजी की बुक है उसमें नहीं ये सारी चीज़ें दी हुई, मतलब मैक्रोसिटिक माइक्रोसिटिक कुछ भी नहीं दिया हुआ उन्होंने, लेकिन मैं उनको पढ़ाती हूँ इसलिए कि ताकि वो जब 3rd ईयर में जाए मेडिसिन शुरू करें तो उनको ये सारी चीज़ें पता हो, और जब वो बन जाएं तो कम से कम CP रिपोर्ट तो उनको अच्छे से आती हो।
तो इंट्रिंसिक फैक्टर क्या है? इट इज सिक्रीटेड फ्रॉम द गैस्ट्रिक पैराइटल सेल्स इन द बॉडी एंड द फंडस ऑफ द स्टमक and it is needed to combine with vitamin B12 to enable its absorption from the small intestine. यानी कि अगर vitamin B12 हमारी बॉडी में सही मिकदार में है भी, तो उसको एब्जॉर्प्शन के लिए कंबाइन होना होता है इंट्रिंसिक फैक्टर से, जो कहाँ से आता है? स्टमक के पैराइटल सेल से आ रहा है, फंडस ऑफ बॉडी के पार्ट से, जहाँ से हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी बनता है। जब वो बाइंड कर लेता है उसमें, तब वो स्मॉल इंटेस्टीन यानी इलियम में एब्जॉर्ब होता है, अदरवाइज वो एब्जॉर्ब नहीं होगा तो कहाँ से आएगा सर्कुलेशन? ठीक है भी, लेकिन एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा। ठीक है, तो उसकी वजह से जो एनीमिया होता तो वह मैक्रोसिटिक मेगालोब्लास्टिक एनीमिया है, लेकिन उसका खास नाम है, उसको हम कहते हैं पर्नीशियस एनीमिया। ठीक है, तो पर्नीशियस एनीमिया हर मैक्रोसिटिक और मेगालोब्लास्टिक एनीमिया को नहीं कहते, सिर्फ जो इंट्रिंसिक फैक्टर की डिफिशियंसी से हो रहा होता है उसको हम कहते हैं पर्नीशियस एनीमिया। अब कैसे हो जाएगा? इंट्रिंसिक फैक्टर कब नहीं बनेगा? इन गैस्ट्रिक एट्रोफी पैराइटल सेल्स आर लॉस्ट and lead to macrocytic anemia, which has a specific name called pernicious anemia. Means that vitamin B12 levels are normal, but it cannot be absorbed due to lack of intrinsic factor. ठीक है, तो एक स्टमक का बहुत बड़ा काम इसमें हो गया ना, कि अगर गैस्ट्रिक एट्रोफी हुई भी है तो वहाँ से इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं बन रहा, तो आपके मैक्रोसिटिक एनीमिया की फिर ये डेप्थ होगी कि उसकी etiology है। ठीक है, तो ये आपको आना चाहिए। अब कॉजेज ऑफ कोबैल्मिन यानी विटामिन B12 डिफिशिएंसी, नंबर 1 न्यूट्रिशनल। ठीक है, सबसे पहला inadequate dietary intake in vegetarians who omit meat, fish, eggs, cheese and other animal products from their diet. अब देख लें, ये जो है ना विटामिन B12, ये एनिमल ओरिजिन से आता है, इसका सोर्स एनिमल ओरिजिन है, यानी कि मीट में होगा, फिश में होगा, चिकन में होगा, ठीक है, एग्स में होगा, चीज में होगा, डेयरी प्रोडक्ट जितनी भी हैं उन सब में होगा। ठीक है, अब जितनी भी वेजिटेबल और फ्रूट्स होते हैं ना, वो डिवॉइड ऑफ विटामिन B12 होते हैं। ठीक है, उनमें नहीं होता विटामिन B12। तो आप सोच लें कि अगर कोई भी पेशेंट जो है, या कोई भी मतलब पॉपुलेशन में नॉर्मल ह्यूमन बीइंग अगर वेजिटेरियन है, ठीक है, कंप्लीट बिल्कुल खाता ही नहीं वो एनिमल ओरिजिन की कोई चीज़, तो उसको तो हो जाएगा ना, उसको विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाएगी। ज़्यादातर जो है हिंदूज जो है ना वो वेजिटेरियन होते हैं, तो उनमें बहुत चांसेस हैं उस एरिया में, इंडियन पीपल में इट इज़ वेरी वेरी कॉमन विटामिन B12 डिफिशिएंसी। ठीक है, उनको फिर सप्लीमेंट्स लेने चाहिए। अच्छा, इसके अलावा भी लोग जो हैं जो हिंदू नहीं हैं वो भी बहुत सारे वेजिटेरियन हो जाते हैं, तो नहीं कुछ खा रहे होते, तो उनको भी फिर डेफिशिएंसी होगी। तो ये कितना ज़रूरी हो गया डाइटरी हिस्ट्री। ठीक है, फिर गैस्ट्रिक कॉजेज ऑफ कोबैल्मिन मैल एब्जॉर्प्शन। अब पहला तो न्यूट्रिशनल इंटेक हो गई, दूसरा चूंकि हमें पता है कि भाई इंट्रिंसिक फैक्टर चाहिए, तो फिर गैस्ट्रिक कॉजेज भी तो होंगी ना कोबैल्मिन मैल एब्जॉर्प्शन की। तो पहला पर्नीशियस एनीमिया हो गया और दूसरा टोटल और पार्शियल गैस्ट्रेक्टमी हो गई। ठीक है, अब पर्नीशियस एनीमिया ड्यू टू गैस्ट्रिक एट्रोफी, देयर इज सिवियर लैक ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर। जो ऑटो इम्यून डिजीजेस में जैसे थायराइड डिजीज, वाइटिलाइगो, हाइपरपैराथायरिज्म, एडिसन्स डिजीज, इन सब में भी पर्नीशियस एनीमिया हो सकता है। ठीक है, इनकी एसोसिएशन है क्योंकि ये भी ऑटो इम्यून डिजीज हैं, और ऑटो इम्यून यानी ऑटो एंटीबॉडीज डिस्ट्रॉय कर रही हैं गैस्ट्रिक पैराइटल सेल्स को, जो इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज करते हैं। Gastric biopsy shows atrophy of all the layers of the body and the fundus with loss of glandular element and absence of parietal and chief cells. Spelling mistake and replacement by mucous cells, inflammatory infiltrate and perhaps intestinal metaplasia. ये सब आपको अगर आप बायोप्सी करेंगे तो मिल सकता है। अच्छा, आप देखें एक और बहुत नोट करने की चीज़ है कि हेलिकोबैक्टर पायलोरी इन्फेक्शन occurs at an early phase of atrophic gastritis, which stimulates an autoimmune process directed against parietal cells. अब ये देखें, अगर गैस्ट्रिक एट्रोफी हो रही हो तो बहुत आसानी से H. pylori का इन्फेक्शन हो जाता है, और फिर वो स्टिमुलेट करता है ऑटो इम्यून प्रोसेस को, यानी एंटीबॉडीज बनने लगती हैं और वो फिर डिस्ट्रॉय करने लगती हैं पैराइटल सेल्स को, और
इंट्रिंसिक फैक्टर की डेफिशिएंसी हो सकती है, ठीक है। अब फिर बहुत सारी ऐसी वजूहत होती हैं जिनके लिए सर्जरी करवाई भी हो, मतलब ये कि गैस्ट्रिक कैंसर हो गया, ठीक है, तो टोटल और पार्शल गैस्ट्रेक्टमी। और इसके अलावा भी एक है कि बैरियाट्रिक सर्जरी, जानते हैं बैरियाट्रिक सर्जरी, यानी कि मॉर्बिड ओबेसिटी में जो स्टमक को रिडक्शन सर्जरी करते हैं ना, ताकि स्टमक छोटा हो जाए और कम खाना खाएं तो फिर वेट लॉस होता है। तो वो भी जो है ना, उसमें भी फिर इंट्रिंसिक फैक्टर डेफिशिएंसी हो जाएगी जिसने बैरियाट्रिक सर्जरी कराई हुई है। अब इंटेस्टिनल कॉजेज, अब एक गैस्ट्रिक कॉजेज हो गई, क्योंकि इंट्रिंसिक फैक्टर बन तो रहा है स्टमक से, लेकिन उसने एब्जॉर्ब, जब वो बाइंड करेगा विटामिन B12 से, तो एब्जॉर्ब तो इलियम से ही होगा ना, स्मॉल इंटेस्टाइन से, तो उसकी भी तो प्रॉब्लम हो सकती है, पैथोलॉजी हो सकती है कि वहाँ नहीं एब्जॉर्ब हो रहा। तो इंटेस्टिनल कॉजेज क्या है? स्टैग्नेंट लूप सिंड्रोम, यानी या तो जेजुनल डाइवर्टिकुलोसिस, इलियोकोलिक फिस्टुला, ब्लाइंड लूप सिंड्रोम, इंटेस्टिनल स्ट्रक्चर वगैरह। नंबर 2, इलियल रिजेक्शन एंड क्रोन्स डिजीज। अब बहुत सारी ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसमें इलियल रिजेक्शन एडवाइजेबल होती है, ठीक है, तो अगर वो हुई भी है तो वो पार्टी नहीं है जहाँ से उसने एब्जॉर्ब होना था, तो वो नहीं होगी। सेलेक्टिव मैल एब्जॉर्प्शन विद प्रोटीनूरिया। नंबर 4, ट्रॉपिकल स्प्रू। नंबर 5, ट्रांसकोबैलमिन 2 डेफिशिएंसी। अब ना मैंने बहुत लंबा आपके लिए इसका मेटाबॉलिज्म नहीं लिखा है। ट्रांसकोबैलमिन 1 एंड ट्रांसकोबैलमिन 2 जो है ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स हैं जो बाइंड करती हैं, जब एब्जॉर्ब हो जाता है ना विटामिन B12, तो उसको बाइंड करके वो फिर इस तरह से एब्जॉर्ब मतलब ट्रांसपोर्ट होती है ब्लड में। अब ये 5 मैंने दोबारा लिख दिया। 6 है फिश टेपवर्म डाइफिलोबोथ्रियम लेटम, यानी कि फिश टेपवर्म भी जो है उसकी वजह से भी विटामिन B12 डिफिशिएंसी हो जाती है, तो इसको भी ख्याल करना है आपने। अब हम चूंकि मैक्रोसिटिक एनीमिया देख रहे हैं, तो अब दूसरा भी देख लेते हैं कि फॉलेट डेफिशिएंसी। वही सबसे पहले न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, ठीक है। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी क्या है? फॉलेट जो है ना, फॉलिक एसिड सबसे उसका रिचेस्ट सोर्स जो है ना लिवर होता है, उसके बाद यीस्ट, फिर उसके बाद स्पिनच, फिर उसके बाद जितनी भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है ना, तो उसमें होता है ये फॉलिक एसिड। और जो फॉलिक एसिड है ना वो इन चीज़ों में है, लेकिन हीट करें अगर इनको तो वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो आप ये देखें कि सैलेड खाना कितना ज़रूरी है हमारा। रॉ सैलेड अच्छी तरह से धुला हुआ ज़रूर अपनी डाइट में लेना चाहिए, बैलेंस डाइट, क्योंकि अगर सिर्फ आप सब्जियां खा रहे होंगे तो विटामिन B12 की कमी हो जाएगी, और सिर्फ आप जो है अगर सब्जियां बिल्कुल ही बाज़ लोग नहीं खाते हैं, मतलब आदमी लोग तो मैं कहती हूँ उनको सब्जी पक जाए तो वो तो बस खाने ही नहीं खाने, उन्होंने बस गोश्त चाहिए, फल्ला इतने कार्निवोरस होते हैं। तो मतलब ये कि सब्जी खानी ही नहीं है, तो फिर आपको फोलिक एसिड की डिफिशियंसी हो जाएगी, ठीक है। तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, तो डाइटरी हिस्ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैल एब्जॉर्प्शन हो ही नहीं रहा, फॉलेट एब्जॉर्ब, ट्रॉपिकल स्प्रू, ग्लूटेन एंटेरोपैथी। फिर एक्सेस यूटिलाइजेशन और लॉस। एक्सेस यूटिलाइजेशन कब हो रहा है? मतलब और लॉस प्रेगनेंसी में, जाहिर बात है कि फीटस डेवलप हो रहा है, उसको चाहिए, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो आगे मैं बताऊंगी आपको, जिनके लिए ज़्यादा फॉलिक एसिड चाहिए होता है। हिमोलिटिक एनीमिया, अगर किसी भी टाइप का हिमोलिटिक एनीमिया है तो उसमें ज़ाहिर है लॉस ज़्यादा हो रहा है, RBC ज़्यादा टूट रहे हैं, तो आपको ज़्यादा चाहिए फॉलिक एसिड। मैलिग्नेंट डिजीज़, इन्फ्लेमेटरी डिजीज़, ट्यूबरक्लोसिस, मेटाबॉलिक डिजीज़, हीमोडायलिसिस, एंटीफोलेट ड्रग्स, एल्कोहलिज्म, लिवर डिजीज़, ठीक है, इन सब में जो है ज़्यादा फॉलिक एसिड आपको चाहिए होगा। तो फिर मैंने इसीलिए ये सवाल बनाया था कि फर्दर इंक्वायरी इनटू हिस्ट्री आप क्या करेंगे। अब आपने देख लिया कि अच्छा, फिर मैंने विटामिन B12 इस लड़की को लिख के दे दिया था, और फॉलिक एसिड, तो फॉलिक एसिड उसका नॉर्मल आ गया था। डाइटरी हिस्ट्री भी मैंने ले ली थी, तो वो बिल्कुल भी जो है ना नहीं खा रही थी, वो गोश्त वगैरह कुछ नहीं, सब्जी बहुत कम, उसकी हिस्ट्री है। तो डाइटरी हिस्ट्री, ठीक है, वो ले लें, आपको आप भेज दें दोनों चीज़ें ब्लड में, और फिर आपको अंदाज़ा हो ही जाएगा कि उसको विटामिन B12 भी कम आएगा शायद, क्योंकि ये ना गोश्त खा रही थी ना
फिश खा रही थी ना चिकन खा रही थी, ठीक है। तो हिस्ट्री ऑफ पासिंग वर्म्स इन स्टूल, इसकी भी इंपॉर्टेंस है, आप पूछ लें, वरना आप स्टूल डीआर करा के देख लें, ओवा वगैरह के ना फिश टेप वर्म डायफिलोपोथरियम डेटम में होता है, ठीक है। एक मैंने पेशेंट देखा था जब मैंने FCPS जब चुरू में किया था ना, और मैं हेल्थ पार्क जनरल हॉस्पिटल वहाँ पे बैठी थी मैं, तो ये मतलब साइनोकोबैल्मिन डेफिशिएंसी आई थी, और जो है ना उसको फिर मैंने डीवर्म कराया था। अच्छा, हिस्ट्री ऑफ एनी सर्जरी और एनी गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिजीज और मैल एब्जॉर्प्शन। अब सर्जरी की हिस्ट्री लें, ठीक है। आप ये ना समझें कि यंग पेशेंट है तो इसकी क्या सर्जरी हुई, खुद से कुछ ना सोचें, ठीक है। जो चीज़ पूछनी है पूछें आप। गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिजीज, उसको डायरिया तो नहीं होता, उसकी पूरी हिस्ट्री लें आप, शुरू से उसको क्या था, हो सकता है ग्लूटेन सीलिएक डिजीज हो या कुछ इस तरह का हो। और एनी सर्जरी, आप हैरान होंगे, मेरे पास एक पेशेंट आई, मतलब मैल एब्जॉर्प्शन वगैरह, तो हिस्ट्री आपने लेनी है। अच्छा, मेरे पास एक पेशेंट आई, बिल्कुल यंग थी, वो 25 ईयर्स की थी, वो बिल्कुल स्लिम स्मार्ट लड़की थी वो, ठीक है। और रूटीन मेडिकल चेकअप के लिए वो मेरे पास आई थी, और मैंने जब उसका एब्डोमिनल एग्जामिनेशन किया तो उसके एक बहुत बड़ा सा स्कार था एब्डोमेन में, इंसिजनल। तो मैंने कहा ये क्या हुआ है आपका, ऑपरेशन कौन सा हुआ है? 25 साल की थी वो। तो उसने कहा कि उसने गैस्ट्रेक्टमी कराई थी, क्योंकि वो बहुत ओबीस थी, तो उसने ना ये बैरियाट्रिक सर्जरी कराई। सोचे थी, अब मेरे पास तो, मुझे तो नहीं पता था उसका पहले इतनी ओबीस थी, वो 56 kg था उसका वेट उस वक्त जब मेरे पास आई है। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो मॉर्बिड ओबीस होगी कभी। तो उसने भी, आप ये ना समझे कि यंग पेशेंट आया तो आपने हिस्ट्री नहीं लेनी उसकी, भाई आप लें अपनी, आप बनाएं आदत, हर चीज़ आपने पूछनी है, खुद से आप ना सोचें नहीं इसकी बैरियाट्रिक सर्जरी तो कभी होई भी नहीं होगी, तो आप पूछें, ठीक है। अब हिस्ट्री ऑफ ड्रग्स लें, जाहिर है हो सकता है कि उसको कोई ऑटोइम्यून डिजीज़ हो, रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो, कुछ हो, किसी भी पेशेंट को, वो मीथोट्रेक्सेट ले रहा हो, कोई और दवाई ले रहा हो, तो ये सारी आपने ड्रग्स पूछनी है उसकी फॉलेट डेफिशिएंसी में, ठीक है। तो अब मेरे पेशेंट को, शायद मैं स्लाइड बनाना भूल गई हूँ, कि मेरी जो ये पेशेंट थी ना, उसको विटामिन B12 बहुत कम आ गया था, ठीक है। तो विटामिन और फॉलिक एसिड उसका सही आया था। अब मैक्रोसिटिक मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, अब देख लें कि क्या होते हैं। मैक्रोसिटिक और मेगालोब्लास्टिक एनीमिया ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ डिस्टिंक्टिव मॉर्फोलॉजिक अपीयरेंसेस of the developing red cells in the bone marrow, ठीक है। The cause is deficiency of either cobalamin, vitamin B12 or folate, but it can arise because of genetic or acquired abnormalities affecting the metabolism of the vitamins, or because of defects of the DNA synthesis not related to cobalamin or folate, जैसा मैंने बताया। अब इसी में मैं आपको एक बहुत याद रखने की चीज़ बता दूं कि देखें, जब RBC इरिथ्रोसाइट डेवलप हो रहा होता है बोन मैरो में, ठीक है, तो वो स्टेम सेल्स जो कमिटेड होते हैं, जो इरिथ्रोसाइट की लीनिएज बनाते हैं, तो वो पहले जो है ना वो बड़े होते हैं, ठीक है, उनका साइज बड़ा होता है पहले। फिर जब वो डेवलप होने शुरू होते हैं ना, तो फिर वो छोटे होने शुरू हो जाते हैं, पता है ना आपको। और जब रेटिकुलोसाइट बनता है, और फिर उसके बाद जब मैच्योर इरिथ्रोसाइट बनता है, तो ये क्यों पहले बड़े होते हैं? क्योंकि उसमें ना मैचुरेशन हो रही होती है, तो DNA बन रहा होता है, ठीक है। DNA के लिए आपको विटामिन B12 को फैक्टर है DNA सिंथेसिस में, फॉलिक एसिड और विटामिन B12 चाहिए उस वक्त, ठीक है, जब ये मैच्योर होने की स्टेज में होता है, यानी कि रिप्रोडक्शन की हो रही होती है, आई मीन इरिथ्रोपोइसिस जब हो रही होती है, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर में पढ़ाती हूँ मैं BDS के स्टूडेंट्स को, आपको पता है फिजियोलॉजी, तो उसमें इरिथ्रोपोइसिस, हीमोपोइसिस सब पढ़ाना होता है। तो मतलब आप सोचें कि वो कोई ऐसी चीज़ नहीं कि रट्टा मार के आप इम्तिहान में चले गए, अरे भाई, मतलब आप सोचें तो कि जब वो डेवलप हो रहा था तो उस वक्त बड़ा था, जब उसमें DNA
सिंथेसाइज होने लगा और वो सब कुछ, फिर बाद में तो सब कुछ एक्सट्रूड हो जाता है ना, आरबीसी में कोई न्यूक्लियस वगैरह नहीं होता, तो सब एक्सट्रूड हो जाता है। डीएनए जो है वो फिर मेचुरेशन में मदद देता है आरबीसी की, रेटिकुलोसाइट बनता है, हीमोग्लोबिन में बनना स्टार्ट हो जाती है, और फिर वो मेच्योर जब इरिथ्रोसाइट बनता है ना तो वो छोटा होता है, ठीक है, छोटा हो जाता है। यानी जब बन रहा था शुरू में वो बड़ा था, फिर छोटा हो गया। मतलब जब हम पैदा होते हैं हम तो छोटे होते हैं ना, फिर हम बड़े हो जाते हैं। लेकिन वो जो आरबीसी है ना, वो क्यूरियस केस ऑफ बेंजामिन बटन समझ लें आप है। ठीक है, फिल्म देखिए ये वाली, तो ये समझे आप। तो अगर डीएनए सिंथेसिस में को फैक्टर हैं ये विटामिन B12 और फॉलिक एसिड, तो वो डीएनए सिंथेसिस नहीं होने देंगे ना, तो वहीं पे मैचुरेशन फेलियर हो जाएगा, यानी मैचुरेशन अरेस्ट, मैचुरेशन फेलियर एनीमिया भी कहते हैं ना, तो मैक्रोसिटिक रह जाएगा, छोटा होगा ही नहीं। सही, छोटे से मतलब ये है कि नॉर्मल साइज का नहीं होगा, मैच्योर इमेच्योर रह जाएगा। ठीक है, तो cause is deficiency of either cobalamin or folate, but it can arise because of genetic or acquired abnormalities affecting the metabolism of the vitamins, or because of defects of DNA synthesis not related to cobalamin or folate. अब cobalamin or vitamin B12 all have a cobalt atom at the center of coring ring. Existing types are number 1, 2-deoxy adenosyl in the mitochondria, cofactor for enzyme methyl malonyl CoA mutase. Number 2, methylcobalamin in human plasma, cofactor for methionine synthase. Number 3, hydroxycobalamin conversion by exposure to light. तो ये 3 फॉर्म में होता है। अब dietary sources, requirements of vitamin B12, only source for human is food, as I have told you, of animal origin, meat, fish and dairy products. Vegetables, fruits are free from vitamin B12. Daily requirements 1 to 3 microgram. Body stores of 2 to 3 milligram, sufficient for 3 to 4 years if supplies are completely cut off. अब आप सोचें कि 2 to 3 मिलीग्राम स्टोर था, जो सफिशिएंट होता है 3 से 4 साल के लिए। अब ये जो मेरे पास पेशेंट आई है, जो उसको 6 महीने से सिम्टम्स हो रहे हैं, अब उसको देखें, उसको तो 3-4 साल हो चुके होंगे ना उसकी डेफिशिएंसी को, क्योंकि उसको सारा स्टोर तो खाली हो गया होगा। अब डाइटरी सोर्स एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड इज वाटर soluble substance. It is reduced to di or tetrahydrofluorate derivatives found in liver. Sorry, spelling mistake. Yeast, spinach and other green leafy vegetable. Folate is easily destroyed by heating. Daily requirement is 100 microgram. Total body store of folate is 10 milligrams, so stores are sufficient only for 3 to 4 months, and severe folate deficiency can develop rapidly. तो जाहिर है कि जो विटामिन B12 है 3 से 4 साल के लिए उसका स्टोर काफ़ी है, लेकिन जो फॉलेट है उसका स्टोर सिर्फ 3 से 4 महीने के लिए ही होता है, तो जल्दी ये डेवलप हो जाती है उसकी डेफिशिएंसी। Folate are absorbed from small intestine as monoglutamate and converted to 5-methyl tetrahydrofolate. Folate act as a coenzyme in the transfer of single carbon unit. 2 of these reactions are involved in purine and 1 in pyrimidine synthesis, necessary for DNA and RNA replication. Folate is also coenzyme for methionine synthesis. तो आप देख लें, जब RBC डेवलप हो रहा होता है उसकी DNA RNA की रेप्लिकेशन के लिए आपको फोलेट भी चाहिए, विटामिन B12 भी चाहिए, वरना तो फिर मैचुरेशन अरेस्ट हो जाएगा, मैक्रोसाइट्स की ही स्टेज में वो अरेस्ट हो जाएगा और बड़े बड़े सेल रह जाएंगे और वो नॉर्मल मैच्योर एरिथ्रोसाइट नहीं बनेंगे। क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे मेगालोब्लास्टिक एनीमिया के? अब चाहे फोलेट डिफिशिएंसी हो या विटामिन B12 डिफिशिएंसी हो, कोई अछूती चीज़ नहीं होगी। सारे एनीमिया के जिस टाइप का भी एनीमिया होगा सब में वही होते हैं सिम्टम। Many symptomless patients are detected through the finding of raised mean corpuscular volume on a routine blood count. हो सकता है पेशेंट एसिम्टोमेटिक हो, ऐसे ही उसने CP कराया, उसमें MCV बढ़ा हुआ आ गया। Main features are those of anemia and anorexia as marked, maybe weight loss, diarrhea or constipation, glossitis, chelosis, reversible melanin, skin hyperpigmentation, low WBC and thrombocytopenia, ये भी मिल सकता है आपको लो WBC, impaired bactericidal function of phagocytes। ठीक है, तो इसकी वजह से फेगोसाइटोसिस कम हो जाएगा, तो इम्यूनिटी भी कम हो जाएगी ना, फिर इनेट इम्यूनिटी। जनरल टिश्यू इफेक्ट्स ऑफ कोबैल्मिन एंड फोलेट डेफिशिएंसीज। अब टिश्यू में क्या हो रहा होता है?
ये तो पेशेंट को सिम्टम्स हो रहे थे। एपिथेलियल सर्फेसिस ऑफ द माउथ, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, यूरिनरी ट्रैक्ट, female genital tract cells show macrocytosis with increased number of multinucleate and tiny cells. Number 2, complications of pregnancy. Gonads are affected and can lead to male and female infertility. मतलब ये कि B12 की deficiency में भी. Maternal folate deficiency causes prematurity, recurrent fetal loss, neural tube defect, anencephaly, meningeomyelocele, spina bifida, cleft palate and hair lip in developing fetus. ठीक है, तो प्रेगनेंसी में तो फिर हमने देना ही होता है ना ये न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स को प्रिवेंट करने के लिए. कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, चिल्ड्रन विद सिवियर होमोसिस्टिन्यूरिया more than 100 micromole per liter due to deficiency of enzymes methionine synthase or cystathionine synthase suffer from vascular disease, that is ischemic heart disease, cerebrovascular disease or pulmonary embolism in young adults और teenagers. अब आपने देख लिया ना कि मिथायोनिन सिंथेसिस के लिए भी चाहिए ये वाले एंजाइम, यानी कि फॉलिक एसिड वगैरह. रेज्ड होमोसिस्टीन इज एसोसिएटेड विद cerebrovascular, peripheral vascular, coronary heart disease and deep vein thrombosis. Malignancy, prophylactic folic acid in pregnancy is found to reduce the subsequent incidence of acute lymphoblastic leukemia in childhood. सोचें कितना जरूरी है उसको देना. Follicular lymphoma, breast cancer, gastric cancer associated with folate polymorphism. इतनी चीजें abnormalities हो सकती हैं. न्यूरोलॉजिक मैनिफेस्टेशंस, बायलैटरल, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है. आप अगर न्यूरोलॉजी में अपनी पोस्टिंग करेंगे ना तो आप देखेंगे जो पैराप्लीजिया आ रहा होता है वो विटामिन B12 डेफिशिएंसी, सब एक्यूट कंबाइंड डिजेनरेशन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, वो सारी चीज़ें हो रही होती हैं. इससे अगर आप नहीं ट्रीट करेंगे तो ये सब कुछ होने लगेगा. बायलैटरल पेरिफेरल न्यूरोपैथी और डिजेनरेशन, demyelination of the posterior and the pyramidal tract of the spinal cord and less frequently optic atrophy and cerebral symptoms. Paresthesia, muscle weakness, difficulty in walking, sometimes psychotic disturbances and visual impairment. Long-term cobalamin deficiency in infancy leads to poor brain development. Folate deficiency causes organic nervous disease. Hematologic finding क्या होगी? अभी जैसे हमने देखा, oval macrocytes with anisocytosis and poikilocytosis. MCV more than 100 femtoliters. Some of the neutrophils are hypersegmented, more than 4 nuclear lobes होंगे. Maybe leukopenia भी हो सकता है. Maybe thrombocytopenia, वो भी कम हो सकते हैं. Thrombocytes, bone marrow is proliferative. अगर इतनी नौबत आ जाए कि bone marrow की अगर आप बायोप्सी करा रहे हैं, जाहिर हम इसमें तो नहीं कराएंगे, लेकिन bone marrow वैसे proliferative होता है. ठीक है, बन रहे होते हैं उसमें लेकिन इमेच्योर होते हैं. इनफेक्टिव हीमोपोइसिस हो रही है. There may be accumulation of unconjugated bilirubin in plasma due to death of nucleated red cells. Jaundice हो सकता है. Raised urine uroglenogen, reduced haptoglobin, positive urine hemosiderin and raised serum LDH. ये सारी चीजें हो सकती हैं. Answer for treatment of cobalamin deficiency. अब मेरी पेशेंट को तो cobalamin deficiency आई थी, ठीक है. तो ट्रांसफ्यूजन आप देख लें इज नॉट यूजुअली, इट इज यूजुअली अननेसेसरी एंड इनएडवाइजेबल. ठीक है. अब कोबैल्मिन है ना, अगर मतलब बहुत ही लो आ रहा है हीमोग्लोबिन, 4 आ रहा है तो ठीक है, 3-4 अगर आ रहा है, इट इज एसेंशियल 1 to 2 पैक सेल से ट्रांसफ्यूज करने हैं आपने, गिवन वेरी स्लोली एंड यूजुअली ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट फेलियर, यूजुअल ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट फेलियर इफ प्रेजेंट. जाहिर बात है. अब देखें इफेक्ट ऑफ एनीमिया, फिजियोलॉजी है. इफेक्ट ऑफ एनीमिया क्या होता है कि वो रिड्यूस हो जाती है, पेरिफेरल रेजिस्टेंस रिड्यूस हो जाती है हमारी सर्कुलेशन में. वेसल्स की रेजिस्टेंस रिड्यूस हो गई तो ब्लड की गशिंग होगी, वीनस रिटर्न बढ़ेगा, कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा, हार्ट पंपिंग बढ़ेगी. ठीक है. तो हार्ट ज़्यादा जल्दी कॉन्ट्रैक्ट करेगा जिसकी वजह से आपको टैकीकार्डिया मिल रहा था. तो वैसे ही वो तो कार्डियक फेलियर का खतरा होता है, हाई आउटपुट कार्डियक फेलियर एनीमिया में होता है. तो अगर आप उसको और ज़्यादा ट्रांसफ्यूज करेंगे, वॉल्यूम ओवरलोड करेंगे, तो आप क्या करेंगे, आप और भी ज़्यादा इंक्रीज करेंगे वीनस रिटर्न, कार्डियक आउटपुट, हार्ट कॉन्ट्रैक्टिलिटी. ठीक है. तो और वैसे भी पेशेंट हो सकता है आपके पास है उसको ऑलरेडी हुआ वो कार्डियक फेलियर, तो उसकी ट्रीटमेंट करेंगे आप. नंबर 2, ट्रीट विद बोथ वाइटामिन इन लार्ज डोजेज वंस द सैंपल ऑफ ब्लड इज सेंट फॉर एनालिसिस. अब जब रिपोर्ट आ जाए तो फिर दूसरा भले बंद कर दीजिए. पोटेशियम सप्लीमेंट्स टू ऑब्विएट द डेंजर ऑफ हाइपोकैलेमिया. जब आप शुरू करते हैं ना तो हाइपोकैलेमिया हो सकता है. नंबर 4, ओकेजनली एन एक्सेसिव राइज इन प्लेटलेट अकर आफ्टर 1 to 2 weeks ऑफ थेरेपी. क्योंकि इतने सारे मल्टी न्यूक्लिएट
आरबीसी मैक्रोसाइट्स होते हैं बोन मैरो में, कि प्लेटलेट कम होने लगते हैं। तो अगर प्लेटलेट आप जैसे थेरेपी शुरू करते हैं प्लेटलेट फिर इंक्रीज होने लगते हैं, तो एंटी प्लेटलेट थेरेपी विद एस्पिरिन शुड बी गिवन ओनली इफ 800,000 अगर हो जाए ना ज़्यादा, इससे ज़्यादा प्लेटलेट्स, तो फिर आप एंटी प्लेटलेट थेरेपी देंगे, क्योंकि यूजुअली फिर प्लेटलेट्स बढ़ जाएंगे। आप जब रिपोर्ट करा के देखेंगे ना तो आप गौर से देखिएगा। लाइफ लॉन्ग कोबैल्मिन इंजेक्शन, एसाइनोकोबैल्मिन और हाइड्रोक्सीकोबैल्मिन। In a few instances, underlying cause of cobalamin deficiency can be permanently corrected. जैसे फिश टेप वर्म है, आपने उसको डिवर्म कर दिया दवा से, ट्रॉपिकल स्प्रू या इंटेस्टिनल स्टेगनेंट लूप दैट इज एमिनेबल टू सर्जरी। ये ऐसी कॉजेज हैं कि अगर ये आपने ठीक कर ली तो विटामिन B12 फिर सही से एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाएगा और आपको जरूरत नहीं पड़ेगी रिप्लेस करने की। लेकिन अदरवाइज जो है ना आपको लाइफ लॉन्ग फिर इंजेक्शन देने। इट शुड बी गिवन टू ऑल पेशेंट्स विद गैस्ट्रेक्टमी और इलियल रिजेक्शन। अब जाहिर है मैंने आपको बताया था गैस्ट्रेक्टमी किसी भी वजह से हुई है, इलियल रिजेक्शन किसी की वजह से हुई है, और गैस्ट्रिक रिडक्शन फॉर कंट्रोल ऑफ ओबेसिटी और हु आर टेकिंग लॉन्ग टर्म प्रोटॉन पंप इनहिबिटर थेरेपी शुड बी स्क्रीन एंड गिवन रिप्लेसमेंट ऑफ कोबैल्मिन। अब मैंने आपको बताया जो लोग जिनको GERD होता है खाए जा रहे होते हैं ओमेप्राजोल, कोई सा भी प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, तो अभी मैंने आपको बताया कि जब प्रोटॉन पंप इनहिबिटर H पाइलोरी इन्फेक्शन जब होता है तो वो ऐसी एंटीबॉडीज बनाने लगता है, ऑटो एंटीबॉडीज, जो फिर गैस्ट्रिक एट्रोफी करने लगते हैं, ठीक है, तो उनमें फिर आपको देना होगा। ट्रीटमेंट एंड डोज ऑफ कोबैल्मिन इंजेक्शन, मेरे पेशेंट में वैसे यही कोबैल्मिन इंजेक्शन ही दिए थे मैंने। रिप्लेनिशमेंट ऑफ बॉडी स्टोर्स शुड बी कंप्लीट विद 1000 माइक्रोग्राम्स ऑफ इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस ऑफ हाइड्रोक्सी कोबैल्मिन गिवन एट 3 to 7 day interval. For maintenance therapy, 1000 micrograms of injection hydroxycobalamin intramuscularly once every 3 months. Sublingual therapy has also been proposed. मेरे पास भी आए थे मेडिकल रैप्स, अब सबलिंगुअल भी आती है, लेकिन आप देख लें किन लोगों में वो दी जा रही है। For those in whom injections are difficult because of bleeding disorder होगा उनको, और may not tolerate oral therapy, ठीक है, तो फिर उनमें आप सबलिंगुअल भी विटामिन B12 आता है वो दे सकते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ फॉलेट डिफिशिएंसी, अगर फॉलेट डिफिशिएंसी आ रही है, ओरल डोज ऑफ फॉलिक एसिड इज 5 to 15 milligram daily, it is satisfactory. The length of therapy must be continued depends on the underlying disease. जो भी underlying disease है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। It is customary to continue therapy for 4 months when all folate deficient red cells will have been eliminated and replaced by new folate replete populations. ठीक है, तो 4 महीने तो आपने देनी है और बाकी डिपेंड करेगा अंडरलाइंग डिजीज के ऊपर। लाइफ लॉन्ग फॉलेट थेरेपी इज नीडेड व्हेन अंडरलाइंग कॉज ऑफ डेफिशिएंसी कैन नॉट बी करेक्टेड इन हेमोलिटिक एनीमियाज एंड क्रॉनिक डायलिसिस। ठीक है, हेमोलिटिक एनीमिया में तो आप हर दफ़ा ही होगा उसको तो आपने देनी है। फॉलिनिक एसिड ऑफ 5-formyl tetrahydrofolate is given orally to overcome toxic effects of methotrexate or other dihydrofolate reductase inhibitors. ठीक है, तो इसमें आपने जाहिर में तो ट्रेक्सेट दे रहे हैं तो आपने देनी है। प्रोफाइलैक्टिक फॉलेट थेरेपी आप इसमें देंगे। प्रोफाइलैक्टिक फॉलिक एसिड टू प्रिवेंट न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स इन प्रेगनेंसी, ऑल्सो टू रिड्यूस हीमोसिस्टीन लेवल्स टू प्रिवेंट कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। वैसे ये बहुत सारी रिसर्चेज हुई जिसमें विटामिन B12 और फॉलिक एसिड फोर्टिफाइड डाइट वगैरह उन्होंने दे के देखा, लेकिन ऐसा कोई सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं हुआ था कार्डियोवैस्कुलर डिजीज की रिडक्शन में। लेकिन वो कहते हैं कि बहुत बड़ा वो होना चाहिए, स्टडी ज़्यादा लोगों पे होनी चाहिए तो फिर शायद हो। ठीक है, WHO recommends routine supplementation with iron and folic acid in children in countries where iron deficiency is common. ठीक है, तो उनमें आप प्रोफाइलैक्टिकली उनमें रूटीन सप्लीमेंटेशन WHO एडवाइस कर रहा है। ठीक है, अब जो है मैंने ये आपके जो रेफरेंसेस है ना वो टेक्स्ट बुक ऑफ इंटरनल मेडिसिन हैरिसन से लिए हैं। बहुत अच्छी बुक है हैरिसन में। तो देखें अभी तो जाहिर बात है कि जब हम रेजिडेंसी कर रहे थे तो मैं भी कुछ टॉपिक पढ़े थे हैरिसन से। ठीक है, क्योंकि वो बहुत लेंदी है, हर चीज़ फिजियोलॉजी भी दी हुई है, हर चीज़ दी हुई है, लेकिन वो इतनी ज़बरदस्त बुक है और आपको असल पढ़ने में मज़ा पता है कब आएगा जब आप CPS कर लेंगे। आप जब आपको फिक्र नहीं होगी कि मतलब ध्यान देना है कुछ करना है, भाई आराम से पढ़ते रहो,
मुझे तो अब इतना मज़ा आता है ना, आप देखिए हर चीज़ की। फिर अब जैसे हम लोग जब अंडर ग्रेजुएट, जैसे मेडिकल MBBS के स्टूडेंट हैं, अब वो जो है ना पूरा जो पेशेंट होता है जो आपके पास आएगा, आपने ट्रीट किया किसी भी डिजीज़ को, तो आपको उसकी कॉम्प्लिकेशन पता होनी चाहिए, जो ड्रग के साइड इफेक्ट्स पता होने चाहिए। भाई जाहिर बात है, आपने दिया, आपकी जिम्मेदारी है। फिर उस पेशेंट को कुछ कोई कॉम्प्लिकेशन हो गई, कुछ हो गया, उसको कॉम्बैट करना आना चाहिए, उसकी एसोसिएशन किस किस चीज़ से वो आना चाहिए। तो मतलब वो पेशेंट तो आप ही के पास आता रहेगा ना, तो आपने ये थोड़ी कि बस डिजीज़ और उसकी ट्रीटमेंट पढ़ के छोड़ दिया। अब भाई अब देखें ना, उसकी कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है, उसकी ड्रग रिएक्शन हो सकते हैं, उसको कुछ और हो सकता है। तो वो आपने एसोसिएटेड डिजीज नहीं आपने देखी, आपको दोबारा उसको नज़र डालने की ज़रूरत है, डायग्नोसिस को रिवाइज करने की ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, वो पूरा जब तक पता नहीं हो ना बैकग्राउंड हर चीज़ का, पैथोजेनेसिस और हो क्या रहा है और किस तरह से उसको कॉम्बैट करना है आपने, कॉम्प्लिकेशन कैसे प्रिवेंट करनी है आपने, तो फिर जो है ना आप पेशेंट को ट्रीट कर सकते हैं सही तरीके से। तो बहुत ज़रूरी है कि आप अच्छे से समझ के पढ़िए ना, अलर्ट टिप रटने से तो कुछ भी नहीं आएगा। जब तक आप पेशेंट से, अब जैसे पेशेंट मैंने आपको बताया आपके पास आए, अगर आपने ये सारी आपको कॉजेज आती हैं विटामिन B12 डिफिशिएंसी की, डाइटरी मतलब कौन सी डाइट के सोर्स हैं जिसमें विटामिन B12 होता है, कौन से सोर्स हैं जिसमें जो है वो फॉलिक एसिड होता है, और कौन कौन सी वजूहत हैं, इसी के बेसिस पे तो आप हिस्ट्री पूछेंगे ना पेशेंट से। अब आपको पता ही कुछ नहीं है तो आप पूछेंगे क्या, मुझे बताइए? कुछ भी नहीं, बस विटामिन B12 आपने करवा के देख लिया, कम आया उसको दे दिया, और आपने सोचा ही नहीं कि इसको ये ना हो, ये ना हो, ये ना हो, है ना, मैल एब्जॉर्प्शन ना हो, कोई दवा ना खा रहा हो, आपने हिस्ट्री नहीं ली, तो वो खाया जा रहा है, तो फिर क्या होगा? टेपवर्म से भी हो सकता है विटामिन B12 डिफिशिएंसी, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें, सिर्फ डाइट का ही सही तरीके से पूछना, हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है भाई। और जब तक आपको उसकी लॉजिक नहीं पता होगी, आप सवाल क्या पूछेंगे भाई? आप तो कुछ पूछेंगे ही नहीं फिर, ठीक है। तो बहुत अच्छे से पढ़ें उसको, ओके, ऑल राइट, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करती हूँ कोई माइक्रोसिटिक एनीमिया का, मेरे पास बहुत पेशेंट आते हैं तो मैं वहीं से निकाल लूँगी। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर, हाफिज़।